हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। और आपको हमारे कल के वीडियोस कैसे लगे कमेंट करके आपने बता दिए हैं और बताते रहिएगा। और साथ साथ में हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ाते रहिए, जो आपके लिए पूर्ण रूप से मेहनत कर रही है और करती ही रहेगी। आज हम आपके लिए जो नया टॉपिक लेके आए हैं, नया नहीं बोलेंगे, जो पिछले वीडियो में छूट गया था या रह गया था, जिसको हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, वो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। जिसके अंतर्गत जो पहला कारक था वो हमने कर लिया था, वो था जैविक कारक, दैहिक कारक। और जो दूसरा कारक है ये है मानसिक मनोवैज्ञानिक कारक, जिसमें हमने दो टॉपिक कर लिए थे। सबसे पहला था नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन, दूसरा था द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट। और आज जो तीसरा कारक हम कर रहे हैं वो है स्ट्रेस, तनाव, जिसमें कुछ हमने कर लिया था। और जहां हमारा रहा था वो था कि व्यक्तित्व के जो मूल संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य हैं वो 4 प्रकार के हैं: मूल्य, अपेक्षाएं, रक्षा तंत्र और कोपिंग व्यवहार। इन 4 संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य होकर के व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। तो आज जो हम इसको मूल रूप से पढ़ रहे हैं, जिसकी परिभाषा मैंने को आज बतानी थी, वो है, सबसे पहला है मूल्य। ये संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य अगर कमजोर होगा तो उस पर क्या पड़ेगा? तनाव का अधिक प्रभाव पड़ेगा। और जिस व्यक्ति का मूल्य बहुत उच्च है, अच्छा है, अधिक है, तो उस पर तनाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और तनाव का कम या अधिक प्रभाव पड़ने से भी व्यक्तित्व पर क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत अधिक फर्क पड़ता है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि मूल्य के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक फैमिली रहती है, पहले माता जी यहाँ तक घूंघट करते थे, फिर पत्नी जी आई, वो यहाँ तक घूंघट करने लगी, और फिर पुत्र वधू आ गई जिसने घूंघट ऊपर ही उठा दिया। तो अगर व्यक्ति के मूल्य कमजोर होंगे तो कमजोर मूल्य के अंतर्गत, जो दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया था, क्या दिया था कि दूसरे मूल्य के अंतर्गत वो किसको? रिश्वत देने की कोशिश करता है। अगर मूल्य कमजोर होंगे तो रिश्वत लेने की कोशिश करेगा, तो तनाव आएगा। और मूल्य अधिक अच्छे होंगे, कमजोर होंगे नहीं, तो कोई भी प्रकार का लोभ नहीं आएगा, तो तनाव भी नहीं आएगा। तो इसकी परिभाषा मैं आपको लिखवाती हूं। जिस व्यक्ति के मूल्य कमजोर होंगे उस पर तनाव अधिक आएगा। और जिस व्यक्ति के मूल्य मजबूत होंगे उस पर तनाव कम या न के बराबर आएगा। आई होप क्लियरिटी आ रही होगी स्क्रीन पे। देखिए, जिस व्यक्ति के मूल्य कमजोर होंगे उस पर तनाव अधिक आएगा, जिस व्यक्ति के मूल्य मजबूत होंगे उस पर तनाव या कम या न के बराबर आएगा। दूसरा है अपेक्षाएं। अपेक्षाएं, वो घूंघट वाला उदाहरण ने आपको बताया था। जिस व्यक्ति की अपेक्षाएं
समय के साथ बदल जाती हैं या आधुनिक हो जाती हैं, उस पर तनाव नहीं आएगा। और जिस व्यक्ति की अपेक्षाएं पुरानी होंगी, उस पर तनाव अधिक होगा। क्लियर? अब तीसरा है हमारा रक्षा तंत्र। दोस्तों, अगर आपको लगता है स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। जो व्यक्ति समस्या आने पर कोई तर्क युक्त उदाहरण देकर या तर्क युक्त उपाय देकर समस्या से बच जाता है, उसे रक्षा तंत्र कहते हैं। ये शायद मैंने आपको समझाया नहीं था। इसका उदाहरण है लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी। हम देखेंगे कि जब पेड़ पर अंगूर लटक रहे थे और लोमड़ी को जब पता चला कि मैं ये अंगूर नहीं ले सकती, या वो सोच रही थी कि कोशिश कर सकती हूँ मैं, लेकिन जब उसको अंगूरों की प्राप्ति नहीं हुई एक दो बार भी प्रयास करने पर, तो उसने मान लीजिए उदाहरण दे दिया कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैंने लिए ही नहीं। तो ये जो अंगूर खट्टे हैं क्या उसने चख लिए, लेकिन एक तर्क युक्त उपाय उसने दिया कि अंगूर खट्टे थे इसलिए मैंने लेने की कोशिश नहीं की। वो जो समस्या थी अंगूर लेने की, उस समस्या से बचने के लिए उसने ये तर्क युक्त उपाय दे दिया कि अंगूर खट्टे हैं, और वो अपनी समस्या से बच गई और तनाव इसके अंतर्गत आई। ये कहलाता है रक्षा तंत्र। कोई तर्क युक्त उपाय दे करके अपने आप को समस्या से बचा लेना, अपने आप की रक्षा कर लेना, रक्षा तंत्र कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका कोपिंग व्यवहार। कोपिंग व्यवहार के अंतर्गत आएगा कि जब कोई समस्या आती है और उस समस्या को हम आक्रमण करके उसका समाधान करते हैं तो उसे कहते हैं कोपिंग व्यवहार। यानी उसे बचना नहीं, पलायन नहीं करना, उस पे आक्रमण करना। ठीक है, ये कहलाता है कोपिंग व्यवहार। जो व्यक्ति समस्या आने पर
उस पर आक्रमण करके लक्ष्य प्राप्त किया जाए। तो उसे कोपिंग व्यवहार कहेंगे। इसका उदाहरण दूंगी मैं आपको कि कोई समस्या हमारे सामने आती है तो उससे फाइट करके, उससे लड़के हम उस समस्या को हटा लेते हैं। जो हमारे मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न करने वाली थी वो तनाव ही उत्पन्न नहीं करेगी, और जब तनाव उत्पन्न नहीं करेगी तो व्यक्तित्व किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होगा। तो कोपिंग व्यवहार के अंतर्गत क्या है, मैंने आपको लोमड़ी और अंगूर की अभी एक वो एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर ही हम सोच लेते, मान लीजिए कि जब अंगूर बहुत ऊंचाई पे थे और लोमड़ी उसको लेना चाह रही थी तो रक्षा न करके उस अंगूर को लेने के लिए सीढ़ी लगा लेती, या फिर कोई व्यक्ति होता लोमड़ी की जगह जो किसी न किसी प्रकार से वो अंगूर प्राप्त कर लेता, उसको कहते हम कोपिंग व्यवहार। यानी कि जो समस्या आ रही है उस पर आक्रमण करना। आक्रमण करना अर्थ धावा बोलना नहीं, कहने का अर्थ है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करना जिसके कारण समस्या आ रही है। तो ये 4 संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य हैं जिससे होकर एक तनावकर्ता को गुजरना पड़ेगा, और अगर तनावकर्ता इन सभी से बच जाता है तो उस पर तनाव की स्थिति नहीं आएगी। इसके अंतर्गत ये 4 बहुत ही मुख्य हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों उदाहरण देकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर किसी को नाचने के लिए कहा जाए और उसे नाच नहीं आता और वो कह दे कि आंगन ही टेढ़ा है, तो ये क्या है, किस इसके अंतर्गत आएगा, प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत है, तो ये आएगा रक्षा तंत्र। यानी उसने एक तर्क युक्त उपाय दे करके अपने आप का बचाव कर लिया कि नाच नहीं जानता तो आंगन ही टेढ़ा है। अब हम लोग चौथे बिंदु को पढ़ेंगे, छात्र की आवश्यकताएं। इसको मिटा देती हूँ, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो अब हमने जो हमारी चौथी मानसिक कारक आता है, पहला कौन सा था, एक बार रिपीट करेंगे हम, नैराश्य, दूसरा द्वंद्व, तीसरा तनाव और चौथा है छात्र की आवश्यकता यानी नीड्स ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए कि आवश्यकता क्या है। वैसे तो आवश्यकता होती है कि किसी भी चीज़ की हमें कमी हो तो उसकी हमें आवश्यकता होती है। एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। सामान्यतः आवश्यकता अर्थ है किसी वस्तु की कमी होना। आवश्यकता का क्या अर्थ है, किसी वस्तु की कमी होना। ये आवश्यकता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, प्राथमिक आवश्यकता और गौण आवश्यकता। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। 2 प्रकार की आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक प्राइमरी और गौण सेकेंडरी। तो प्राथमिक देखिए क्या है, यह वह आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मानव शरीर का शारीरिक अस्तित्व संभव न हो। इसमें क्या क्या आते हैं, भूख, प्यास, नींद इत्यादि आते हैं। इन आवश्यकताओं का संचालन क्रिया तंत्र करता है। देखिए, इन आवश्यकताओं का संचालन क्रिया तंत्र करता है और इसलिए इन्हें जैविक आवश्यकता भी कहा जाता है। ये वे आवश्यकताएं होती हैं होती हैं जिन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता। सीखना नहीं पड़ता। देखिए, जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो है भूख, प्यास, नींद आदि।
यानी कि जब व्यक्ति को भूख लगती है तो अपने आप हमारा शरीर उस चीज़ की डिमांड करने लगता है। एक समय ना खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। दूसरे समय ना खाओ तो, लेकिन 4 दिन 5 दिन तक आपको भोजन ना मिले तो क्या आप तनाव में नहीं आएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। दूसरी चीज़ है प्यास। भूख को तो आप पूरे दिन कंट्रोल कर सकते हो, एक दिन कंट्रोल कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, लेकिन प्यास ऐसी चीज़ है जिसको आप कुछ घंटों के बाद आपकी आवश्यकता उस पर बन जाती है कि आपको जल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगला आपका आवश्यकता है नींद। देखिए जो नींद होती है, एक दिन आप ना लें ठीक है, लेकिन कई दिनों तक आपको नींद नहीं आती तो आपका सर एकदम भारी भारी हो जाता है। इसका क्या अर्थ है कि आपका जो माइंड है उसको थोड़ा आराम चाहिए, नींद चाहिए। अगर नींद आ जाए तो क्या होगा, ये जो माइंड का भारीपन है ये ठीक हो जाएगा। यानी ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, इनके बिना या ये कुछ समय तक एक साथ रहती हैं और इनकी कमी से क्या होता है, इनकी कमी से हमारा शरीर भारी हो जाता है और हमारा मस्तिष्क सही प्रकार से काम नहीं करता। 1-2 दिन की नींद हो जाती है तो आपको खुद को पता रहता है कि आपके सर की क्या स्थिति रहती है, तो ये हमारी बेसिक आवश्यकताओं में नीड्स में आएगा। ये क्रिया तंत्र इसका संचालन करता है, यानी ये जो आवश्यकताएं हैं, ये जो नीड्स हैं, ये हमारी, ये इनको क्रिया तंत्र हमारा संचालित करता है, यानी हमारी जो बॉडी है ये इसको संचालित करती है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी आपको कि जैसे मैं वीडियो के बीच में पानी पीती हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता होगा, अब मैं बता देती हूँ, कोई खास बात नहीं है। वीडियो के बीच में पानी पीती हूँ, ये मेरी बॉडी की डिमांड हो जाती है कि जब मैं लगातार पढ़ाती हूँ तो मेरा गला सूख जाता है और मुझे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बीच में पानी पीना ही पड़ता है, वरना मेरी जो बॉडी है वो कार्य सही प्रकार से नहीं करेगी, ठीक है। एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी कि लगातार 60, 70, 80 बच्चों की एक क्लास है और एक टीचर जो है, एक जो अध्यापक है, वो लगातार 2-3 घंटे पढ़ाता है। 1 घंटे पढ़ाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ा सकता है, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे अगर क्लास लेनी हो तो उसकी जो बॉडी है वो डिमांड करेगी चेयर की, सिटिंग डिमांड उसकी बॉडी करेगी। अगर वो बीच में लिखते वक्त वो नहीं बैठ सकती, लेकिन समझाते वक्त अगर वो शरीर को थोड़ा सा आराम दे ले तो उस पर तनाव की स्थिति नहीं आएगी। तो ये है जैविक आवश्यकता भी इसको बोला जाता है, यानी ये जो आवश्यकता ये हमारी बॉडी की है और ये प्रत्येक व्यक्ति पे आती है। ये किसी का चुनाव नहीं करती कि मैं इसके पास ना जाऊं, इसके पास जाऊं, इसके पास ना जाऊं, इसके पास। यानी ये जो आवश्यकताएं हैं ये जैविक हैं, ये क्रिया तंत्र इसका संचालन करता है और विश्व में, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं प्रत्येक इस आवश्यकता को चाहता है, या बोलेंगे कि प्रत्येक पर यह आवश्यकता आती है। अब वो उसको हाथों हाथ सॉल्व कर ले या कुछ समय बाद सॉल्व करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। आइए दूसरा देखते हैं, ये है हमारी गौण आवश्यकता। इसमें ये पॉइंट और रह गया था शायद कि इनको हमें सीखना नहीं पड़ता, यानी जब छोटा बच्चा होता है उस छोटे बच्चे को, देखिए ये जो लास्ट वाली रह गई थी लाइन कि ये आवश्यकताएं ऐसी होती है जिन्हें हम सीखते नहीं हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, क्या उसको पानी पिलाना हम सिखाते हैं? नहीं सिखाते, उसका बॉडी अपने आप ग्लास मुंह के पास लगा और अपने आप उस चीज़ को अंदर ग्रहण करने लगती है, ठीक है। उसके बाद नींद आना, क्या छोटे से बच्चे को हम नींद लेना सिखा देते? नहीं, ये हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं, ये छोटे से बच्चे में शुरुआत से, जन्म से ही उत्पन्न हो जाती हैं और मरते दम तक उसके अंतर्गत रहती हैं। गौण आवश्यकताएं यह है वह आवश्यकताएं हैं जो मिल जाए तो
व्यक्ति का विकास हो जाता है और न मिलने पर जीवन समाप्त नहीं होता। इसमें आती है, देखिए, सुरक्षा, संबंध, सम्मान और आत्मीकरण, आत्मीकरण। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। आदि गौण आवश्यकताएं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से मिला दें, इसकी थोड़ी सी परिभाषा रह गई है, इसको यहां लिख देते हैं हम। इन आवश्यकताओं का संचालन समाज करता है या समाज के द्वारा होता है, अतः इन्हें सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। और इन आवश्यकताओं को हमें सीखना होता है या अर्जित करना पड़ता है। अतः इन्हें अर्जित आवश्यकता भी कहते हैं। देखिए, गौण आवश्यकता वे आवश्यकताएं जो अगर व्यक्ति को मिल जाएं तो व्यक्ति का विकास हो जाता है, और अगर ना मिले तो भी जीवन समाप्त नहीं होता। जबकि प्राथमिक आवश्यकताएं भूख, प्यास, नींद आदि अगर ना मिले तो जीवन समाप्त हो सकता है। ठीक है। दूसरा है कि सुरक्षा, संबंध, सम्मान, आत्मीकरण आदि गौण आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं का संचालन समाज के द्वारा होता है। हमें सुरक्षा प्रदान की जाती है समाज के द्वारा। ठीक है। हम जो संबंध बनाते हैं एक दूसरे से, अच्छे रिलेशंस बनाते हैं, वो समाज ना हो तो हम रिलेशंस किससे बनाएंगे? तो ये भी समाज द्वारा होता है। और हमें जो सम्मान मिलता है, अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं उसके लिए हमें लोग बधाई देते हैं या एक तरह से पुरस्कार देते हैं, तो वो भी हमें किसके द्वारा मिलता है? समाज के द्वारा मिलता है, स्वयं के द्वारा नहीं मिलता। तो इनके द्वारा ये समाज इनको
संचालित करता है, इसीलिए इसको सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। और इन आवश्यकताओं को हमें सीखना पड़ता है, रिश्ते बनाना, ठीक है, और कोई अच्छा काम करना, सम्मान प्राप्ति के लिए कोई बहुत बढ़िया काम करना, खुद के सम्मान को प्रतिष्ठित रखने के लिए व्यवहार करना। तो इसलिए और इनको हमें अर्जित करना पड़ता है, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए इनको हमें अर्जित करना पड़ता है, अतः इन्हें अर्जित आवश्यकता भी कहते हैं। देखिए आज के हमारे बिंदु खत्म हो गए हैं। उसके बाद मास्लो ने इन्हीं आवश्यकताओं के ऊपर अपना एक सिद्धांत दिया है, जिसको हम कल आने वाले वीडियो में बताएंगे। और वो जो सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इसमें एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक आवश्यकता कौन सी होती है, किसे कहते हैं, अर्जित आवश्यकता किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनके न मिलने से मनुष्य का विकास नहीं रुकता या जीवन समाप्त नहीं होता, ठीक है। प्राथमिक वाले में देखेंगे ऐसी वे कौन सी आवश्यकताएं हैं जिनके न मिलने पर मनुष्य के जीवन समाप्त हो जाता है या जिन्हें हमें सीखना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी इसके अंतर्गत क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। अब आपसे अंत में जाते जाते मैं कहूँगी कि हमारे चैनल को हमेशा की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मेरी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली थैंक्स उनके लिए कि वो मेरी वीडियोस लगातार देख रही हैं। कॉलेज में जो मेरी छात्राएं हैं, आप समझ गए, जो मेरी छात्राएं हैं वो समझ रही होंगी, जो नहीं समझ रहे वो भी समझ लें प्लीज़। जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ उस कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो लगातार मेरी वीडियोस देख रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सुन के आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स। और आप अपने साथ साथ पढ़ते पढ़ते दूसरों को भी शेयर करते रहिए ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थैंक यू मेरी कॉलेज की सभी छात्राओं को जो लगातार मुझे कमेंट करके और मेरे वीडियोस कैसे हैं वो बताती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।